हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जो ल्यूसेंट बुक है उसके एमसीक्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हम ये जो है हमारा 8वां भाग है। अगर जिन्होंने इससे पहले 7 भाग आ चुके हैं तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो एक बार पहले की क्लासेस देख ले ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। इसी तरह सेम सीरीज़ हमारी हिस्ट्री की हो चुकी है। और ये जो सीरीज़ है ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी एसएससी सीएसएचएल का पेपर आने वाला है, उसमें एडमिट कार्ड आ गया है, पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और आज जो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके बारे में, और उनकी जो कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री परिषद होता है, उसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस। ये इम्पोर्टेंट क्लास है। उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना ताकि हमारी जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुँच जाए। और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में इन क्वेश्चनों को लगाना ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो उपाध्यक्ष जो होते हैं, जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, दैट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ। अगर भारत का कोई उपराष्ट्रपति बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो होता है, जो हमारे पास चेयरमैन बन जाता है किसका, राज्यसभा का। तो जो राज्य के जो हमारे पास राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं जी, उपराष्ट्रपति। अभी जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन से हैं, तो वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीश धनखड़। जो जगदीश धनखड़ जी हैं वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और भारत की जो राज्यसभा है उसके क्या है, सभापति हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देने की इच्छा रखते हैं तो वे अपने इस्तीफे का पत्र को संबोधित करने के लिए किसके लिए देते हैं। तो जो हमारे पास राष्ट्रपति हैं, अगर उन्होंने अपना इस्तीफा देना है तो वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो उसका सही आंसर क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं, वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति के हाथों में देते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपाध्यक्ष के पद किसने लगातार 2 बार कार्यकाल की रखा। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार के लिए उपराष्ट्रपति रहे, तो वो कौन थे जो 2 बार के लिए उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर श्री राधाकृष्ण जी जो थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति रहे। और इन्हीं के नाम पर हम क्या मनाते हैं, इन्हीं के नाम पर जो हमारे पास टीचर डे मनाया जाता है, वो इन्हीं के जन्मदिन के दिवस इनका जो जन्मदिन होता है वहाँ तब मनाया जाता है, टीचर डे। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और इसमें से कौन सी जो बात है वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। और उपराष्ट्रपति के चुनावों के बारे में विवाद जो होता है, चुनाव आयोग के द्वारा देखा जाता है। तो ये बात जो है वो क्या है हमारे पास, इसमें से जो हमारे पास ये जो बात कही गई है कि जो हमारे पास उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवादों को कौन देखता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा देखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। अगर उपराष्ट्रपति के चुनावों में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको कौन देखता है, तो उसको किसके द्वारा देखा जाता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघ कार्यकारी में शामिल है। जो भारत की यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है, भारत के यूनियन एग्जीक्यूटिव में किस किस को रखा गया है, तो इसका जो सही आंसर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति के रूप में भारत के उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो इसमें से कौन सी जो बात है वो बिल्कुल सही है? वे राज्यों की परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे, ये बात गलत है। वे राज्यों की परिषद के अध्यक्ष बनाना बंद कर देंगे, बिल्कुल बात जो है इसकी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। कहा गया है कि द सीज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सी इसकी बात सही है। उपराष्ट्रपति को एक चुनाव कॉलेज के सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल बात सही है। कि उपराष्ट्रपति के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो हमारे पास दोनों सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो दोनों के दोनों उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वाह करता है तो वे उसी भत्ते और विशेष अधिकार का हकदार होगा जिसके लिए राष्ट्रपति संविधान के तहत हकदार है, बिल्कुल बात सही है। कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है तो उन्हें वही पैसे और सैलरी वही दिए जाते हैं और वही कार्य करने पड़ते हैं, वही भत्ते दिए जाते हैं और वही अधिकार उनको मिलते हैं जो प्रेसिडेंट के होते हैं, बिल्कुल बात सही है। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपाध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति होते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव कॉलेज के पुनः द्वारा चुने जाते हैं जिसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात, संविधान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चुप है जो रिक्त के अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के कर्तव्य है। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है कि साइलेंट अबाउट द पर्सन हु इज ड्यूटी अबाउट द प्राइस वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वैकेंसी। कि इसमें संविधान में जो ये बात लिखी गई है, संविधान में ये बात नहीं लिखी गई है कि अगर कोई भी हमारे पास क्या होता है कि जो अगर कोई खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान हो जाता है, राष्ट्रपति जी क्या कर देते हैं, मतलब राष्ट्रपति का जो स्थान है वो रिक्त हो जाता है तो उसके बाद जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो उसके कर्तव्यों को संभालता है। ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सी जो बात है वो सही नहीं है। कहा गया भारत के जो उपाध्यक्ष होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो 5 सालों की अवधि के लिए अपना कार्यकाल रखते हैं, कार्यालय संभालते हैं, बिल्कुल बात सही है। भारत के उपाध्यक्ष को केवल राज्यसभा में ही पारित पारित एक 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 एकल बहुमत से हटाया जा सकता है, गलत बात है। ठीक है। तो इसमें से जो पूछा गया सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला भी पढ़ लेते हैं, अगली स्टेटमेंट क्या है। भारत के उपाध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को संभालने तक अपने कार्यालय की समाप्ति के बाद भी कार्यालय में बने हुए हैं, बिल्कुल बात सही है। कि अगर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कंटिन्यूटी ऑफ हिज इवन द आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म इज अ सक्सेसर टेक ओवर। तो जब तक मान लो कि अगर हमारे पास इलेक्शन हो गए, मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टाइम है वो खत्म हो गया, तो उसके बाद भी वो राज्यसभा के क्या रहेंगे और उपाध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि तब जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक नया जो है वो सभापति नहीं बनेगा, तब तक भी वो कार्यालय को संभालते रहेंगे, बिल्कुल बात सही। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय को भारत के उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में सभी विवाद में शामिल होना पड़ता है, बिल्कुल बात सही है। कि भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय को ही भारत के उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति के चुनावों के संबंध में सभी विवादों में शामिल होना पड़ता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपाध्यक्षों वाइस प्रेसिडेंट पे विचार कीजिए कि सबसे पहले कौन था, उसके बाद में कौन था। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास बीवी गिरी थे, फिर GS पाठक जो थे, फिर उसके बाद जो हमारे पास BD जट्टी थे, और फिर हमारे पास हेमतुल्ला थे। ठीक है। हिदमुल्ला जो थे, हिदमुल्ला जो थे, वो हमारे पास इनका कार्यकाल क्या है, इस जो ड्यूरेशन है वो ऐसी है। तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष बन जाते हैं, राज्यसभा के क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो कौन सा जो है कथन वो सही नहीं है? उपाध्यक्ष होने के लिए एक व्यक्ति को सभा के लोगों के सदस्यों के रूप में चुनने के लिए योग्य होना चाहिए। नहीं जी। राज्यसभा के एक सदस्य उस कार्यालय में चुनाव कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा का एक सदस्य जो है वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्य राष्ट्रपति के समान ही होता है, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट है, उसे एक औपचारिक महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। जो औपचारिक होता है फॉर्मल इम्पीचमेंट, ये बात गलत है। तो ये दोनों की दोनों जो बातें हैं, फर्स्ट और जो फोर्थ है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही आंसर है। गलती पूछा गया था तो ये दोनों की दोनों बातें क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को खारिज करने से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को खारिज करने के संबंधित में जो प्रस्ताव है वो कहाँ पे पास किया जाता है? तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उसको जो राज्यसभा जो हमारे पास उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सभापति होते हैं किसके, राज्यसभा के, इसलिए उनको खारिज करने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पे पारित किया जाता है? तो राज्यसभा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं और इसको अपर हाउस के नाम से भी बोला जाता है। जो अपर हाउस होता है ये हमारे पास कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो ड्यूरेशन होती है इसमें जो 6 सालों के लिए बंदों को चुना जाता है। तो अगर उपराष्ट्रपति को उनके पोस्ट से हटाना हो तो हमारे पास उनका जो प्रस्ताव है वो कहाँ पास किया जाएगा? तो उसका जो प्रस्ताव है हमारे पास राज्यसभा में पास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाध्यक्ष देश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता? जो हमारे पास जो वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट बी अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कि जो हमारे पास ऐसा कौन सा बंदा है जो वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट बी अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसको नहीं चुना जा सकता? तो जो हमारे पास कौन किसको नहीं चुना जा नियुक्त नहीं किया गया था, तो कौन है? जो हमारे पास श्री कृष्णा कांत है, वो कभी भी हमारे पास जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिमतुल्ला थे वो भारत के जो न्यायाधीश हुआ करते थे और फिर वो क्या बन गए जी, वो हमारे प्रेसिडेंट भी बन गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो हमारे पास जो वेंकटेश्वर रमन है वो भी बने। और डॉक्टर जेके हुसैन उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और ये भी क्या बन गए, हमारे राष्ट्रपति बन गए। और जो श्री कृष्ण कांत थे वो उपराष्ट्रपति ही रहे, वो राष्ट्रपति कभी भी नहीं बने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प को स्थानांतरित किया जा सकता है। जो हमारे पास जो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का, उसको उसका जो रेजोल्यूशन है उसको रिमूव किया जा सकता है। और मूव किया जा सकता है कहाँ पे? तो उसको कहाँ पे भेजा जा सकता है? जो राज्यसभा में अकेले, क्योंकि वो जो होते हैं वो हमारे पास राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं, इसलिए उनका जो उनको रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में ही पास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपाध्यक्ष का पद संभाला है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सबसे पहले कौन रहे हैं, उसके बाद कौन रहे हैं? तो इसमें से हमारे पास पूछा हुआ है कि कौन सा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जो मोहम्मद हिदतुल्ला जो थे वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भी हमारे पास क्या रहे थे, उपराष्ट्रपति रहे थे। तो ये दो उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो पोस्ट ली थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। जो हमारे पास फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी
उस टाइम भारत के जो राष्ट्रपति थे वो ये थे। और जो हमारे पास शंकर दयाल शर्मा जो थे ये भी भारत के राष्ट्रपति थे। तो जो उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे रहे हैं तो ये दो ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। देश की प्रधानमंत्री बनने वाली जो पहली महिला थी उनका क्या नाम था। तो उनका उनका जो नाम था वो कौन था। ठीक है, कि ऐसे देश की जो पहली प्रधानमंत्री रही है तो वो कौन थी। तो वो कौन थी, जो श्रीलंका की हमारे पास पांडरा नायक जो थी। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। जो किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में अब तक बने बने रहते हैं तब तक बने रहते हैं जब तक वे आनंद लेते हैं। तो इसमें कैसे क्या कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो तब तक ही रहता है, एंजॉय करते रहते हैं। कब तक, जब तक जो लोकसभा का विश्वास, जो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ द लोकसभा रहता है। मतलब अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया लोकसभा में, अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी तो जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होगी, मतलब जो बहुमत था उनका टूट गया तो लोकसभा भी क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी और भंग हो जाएगी। तो तब तक जो प्रधानमंत्री है वो अपने कार्य पर रहेंगे और ये इनका जो कार्यालय है वो 5 वर्षों के लिए ही रहता है। 5 वर्षों के लिए रहता है, इससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर उनकी सरकार टूट गई तो उसके बाद लोकसभा जो है वो भंग हो जाएगी और वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सालों के समय में किस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री प्रदान किए। 2 सालों के समय में ही किस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री प्रदान कर दिए। तो ऐसी कौन सी पार्टी थी। तो जनता दल जो थे उन्होंने विद इन 2 मंथ में ही 2 प्रधानमंत्री दिए। ऑप्शन नंबर जो सी है जनता दल, जिनके द्वारा 2 प्रधानमंत्री दिए गए विद इन 2 मंथ 2 ईयर्स में। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है। तो उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। उनका जो कार्यकाल होता है तब तक वे लोकसभा में बहुमत में समर्थन का आनंद लेते हैं। बिल्कुल बात सही है। वैसे तो वो जो होते हैं वो 5 सालों के लिए ही होते हैं, परंतु अगर उनकी मान लो कि वो लोकसभा टूट गई, भंग होगी, मतलब या उनका जो बहुमत था वो टूट गया तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हुआ, वे जब तक वे लोकसभा में बहुमत में के समर्थन का आनंद लेते हैं तब तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति जो एकीकरण परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। राष्ट्रपति जो एकीकरण परिषद के जो जो हमारे पास नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री के इस्तीफे का अर्थ पूरे कैबिनेट का इस्तीफा। ये प्रधानमंत्री की सलाह पर है कि राष्ट्रपति ने संसद को समन और जो हमारे पास समन भेजा है को भंग कर दिया है और लोकसभा को भंग कर दिया है। तो इसमें से जो दोनों की दोनों बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं कि प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो उसका जो मंत्रिमंडल है वो भी टूट जाएगा। तो प्रधानमंत्री की पोस्ट भी, अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और जो मंत्री थे वो भी मंत्री नहीं रहेंगे। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति ने संसद को समन भेजता है और उसको भंग करने की, जो लोकसभा को जो भंग करने की जो सलाह है वो कौन देता है, मतलब प्रधानमंत्री ही बोलता है और राष्ट्रपति के द्वारा उसको भंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो दूसरी भी है वो भी ठीक है। अगर लोकसभा को भंग करना है तो जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को बोलेगा और राष्ट्रपति के द्वारा उसको भंग किया जाएगा। तो दोनों की दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन कैबिनेट मंत्री बनने के बिना निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बन गया था। कि ऐसा कौन से प्रधानमंत्री थे जो यूनियन कैबिनेट में नहीं थे और फिर भी वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ऐसे कौन थे, वो कौन थे। तो जो हमारे पास HD देवगौड़ा जी जो थे वो कैबिनेट के मेंबर नहीं थे परंतु वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब विरोधी विधेयक पारित किया गया तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जब हमारे पास एंटी रिफ्लेक्शन बिल जो पास किया गया, तो मैंने आपको बताया है कि ये कब हुआ था, जब हमारे पास 52 अमेंडमेंट की गई थी। जब 52 अमेंडमेंट की गई थी 1985 में, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो वो हमारे पास राजीव गांधी जी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। जब 1985 में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ आया, तब भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, और इसको किस शेड्यूल में रखा गया है? तो 10th शेड्यूल में रखा गया है। मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पेपर में रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास के वोट का सम्मान करने के लिए पहले इस्तीफा दे दिया था? जो हमारे पास ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को? तो उनका क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह जी। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास होने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया? अपना इस्तीफा दे दिया और लोकसभा को क्या कर दिया? अपना प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दिया और लोकसभा भंग होगी। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास शक्तिशूल किससे संबंधित है? जो शक्तिशूल है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है हमारे पास किससे संबंधित है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि ये कांग्रेस द्वारा समर्थन की वापसी थी जो इस्तीफे के लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, कि जो हमारे पास जो कांग्रेस ने क्या किया था? विड्रॉल किया था, सपोर्ट किया था, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजाइनेशन ऑफ, किसके रिजाइन में उन्होंने समर्थन करा था? किसके द्वारा ये समर्थन किया गया था? तो चरण सिंह, जो चौधरी चरण सिंह थे, जो हमारे पास चंद्रशेखर थे और HD देवगौड़ा, ये तीनों के इस्तीफे के जिम्मेदार थी। समर्थन के लिए कांग्रेस द्वारा समर्थन की वापसी ली गई थी और इस्तीफे के लिए जिम्मेदार था। इन्होंने क्या करा था? समर्थन दिया था और बाद में अपना समर्थन को वापस ले लिया और जिसकी वजह से इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये तीनों के तीनों जो प्रधानमंत्री थे इनको अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया? कि वे कौन से प्रधानमंत्री थे वो कभी भी अपने कार्यकाल में संसद में एक बार भी नहीं गए? तो उनका क्या नाम था? तो चौधरी चरण सिंह जी जो थे, उनके द्वारा कभी भी संसद में नहीं गए। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। कि चौधरी चरण सिंह के द्वारा कभी भी संसद में वो उन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया जब वो क्या रहे? अपने कार्यकाल प्रधानमंत्री की पोस्ट में थे। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उप प्रधानमंत्री जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? ठीक है जी, ये क्या है? एक अतिरिक्त संवैधानिक विकास है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। कि उप प्रधानमंत्री की जो हमारे पास वैकेंसी थी वो अभी नहीं है, पहले हुआ करती थी, एक बार ही थी वो, जब हमारे पास वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के उप प्रधानमंत्री थे और एक ही बार वो भारत के होम मिनिस्टर भी थे। तो उसी टाइम ये वैकेंसी एक ही बार ही बनाई गई थी, उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के संसदीय रूप के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का अभ्यास करता है? कि जो हमारे पास सरकार के संसदीय रूप के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का जो अभ्यास कौन करता है? तो उसका जो अभ्यास है वो कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कि जितने भी हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है पार्लियामेंट में, उसको किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री की जो हमारे पास खुशियों के दौरान पद संभालते हैं? कि जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, कि किसके अंडर में वो अपना जो पद है उसको संभालते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर वो अपना पद को संभालते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या एक्शन? जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग दी
ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, तो किसके द्वारा उनको ये पद संभाले जाते हैं, किसके द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर को भी ही, और जो हमारे पास उनके जो उनका जो कैबिनेट मंत्रालय होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। देखिए मैंने इसको गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ है, तो इसमें जो हिंदी है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे प्लेजर बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन मिनिस्टर को जो उनका जो ऑफिस होता है उसकी जो शपथ है वो कौन दिलवाता है, तो वो कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। तो देखिए अब आप हिंदी में नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंदी जो है वो मैंने गूगल से ट्रांसलेट करी हुई। ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ही बार ये पोस्ट रही है, और वो उस टाइम तो वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और होम मिनिस्टर भी वही थे। उसके बाद इस वैकेंसी को, इस पोस्ट को खारिज कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है या गलत है। तो कहा गया कि जब द जवाहरलाल नेहरू अपनी मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल में थे। क्या ये बात बिल्कुल सही है या गलत है, तो इसमें जो है हमारे पास ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू ने संसद के सदस्य के रूप में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल बात गलत है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में पद ग्रहण करा, बिल्कुल बात सही है। ये जनता पार्टी की थे। 1977 में पहली बार जो थी वो नॉन कांग्रेस सरकार आई थी, और जिसके जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई जी थे, जो 1977 में आए थे, और किस पार्टी के थे, तो जनता पार्टी के थे। जनता पार्टी के थे। पहली बार जो भारत में थी वो नॉन कांग्रेस सरकार आई थी, और जिसके जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, तो वो बने थे मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जामों में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर आपके जितने भी आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, और आप अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, जब भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तब कौन होता है, लिखिए देखिए। जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट जो होते हैं, कहा गया है नीड नॉट बी नेसेसरी बी द मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बट मस्ट बी बिकम्स द मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस विद इन द 6 मंथ। कि जब भी हमारे पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो ये कहा जाता है कि जो हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास जो सदस्य होते हैं उस हाउस के, पार्लियामेंट के, बट ये है कि जो मेंबर होते हैं उनको विद इन 6 मंथ उसका क्या करना पड़ता है, उसका सदस्य बनना पड़ता है। कहा गया है कि हमारे पास अगर कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बनता है, अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसको विद इन 6 महीनों के अंदर किसी ना किसी सदन का क्या बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो मेंबर है, मतलब किसी भी हाउस का मेंबर है, तो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु उसको विद इन 6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, देखिए मैंने हिंदी से गूगल से ट्रांसलेट करा हुआ है, तो इसमें कुछ और यहाँ पे जो शब्द है यहाँ पे घरों घरों को आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो मंत्रिपरिषद में क्या चीज जो है वो शामिल नहीं की गई है। ठीक है जी, मंत्रिपरिषद में क्या चीज जो है वो शामिल नहीं की गई है, जो कैबिनेट सचिव है वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के हिस्सा होते हैं। राज्य मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स होते हैं वो भी वो इसके मंत्रिपरिषद के ही सदस्य होते हैं। जो हमारे पास जो पोर्टफोलियो के बिना जो मंत्री होते हैं वो भी हमारे पास इसी के सदस्य होते हैं, बट कैबिनेट सचिव जो होता है वो इसका सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन कैबिनेट इज द पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर,
जो यूनियन कैबिनेट होती है वो व्यक्तिगत रूप से किसको जिम्मेदार होती है, किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो भारत के राष्ट्रपति के लिए जिम्मेवार होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। यूनियन कैबिनेट जो व्यक्तिगत रूप से किसको अपना जो है वो जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघ कार्यकारी में शामिल है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ये भारत के यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन थे? तो जो जब भारत आज़ाद हो गया तो पहले जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे। वो कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फाइनेंस मिनिस्टर टू फेल टू गेट द एनुअल बजट पास्ड इन द लोकसभा द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू, कि यदि कोई जो हमारे पास वित्त मंत्री है वो लोकसभा में वार्षिक बजट को प्रस्तुत करने में विसफल जो रहता है विसफल रहता है तो प्रधानमंत्री की उम्मीद की जाती है, प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है। तो क्या उम्मीद की जाती है? अगर कोई भी हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपने बजट को पेश नहीं कर पाता है तो प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखी जाती है? कि उसके कैबिनेट का इस्तीफा जमा करे, कि उसके कैबिनेट का इस्तीफा ले ले। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। जो एनुअल हमारे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो है हमारे पास जो एनुअल बजट कोई भी शब्द नहीं है। एनुअल जो हमारे पास एनुअल स्टेटमेंट है ये हमारे पास आर्टिकल 112 के तहत आता है। बजट 112 जो है वो उसमें कहा गया एनुअल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। अगर उनका जो वित्त मंत्री है वो वित्त मंत्री जो है वो बजट को पारित करने में विसफल रहता है तो हमारे पास जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे की पूरी कैबिनेट से क्या कर सकता है? इस्तीफा ले सकता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ जो भारतीय यूनियन जो हमारे पास यूनियन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो हमारे पास काउंसिली जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं, किसके अधीन रहकर काम करते हैं? जो हमारे पास काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो लोकसभा को। ऑप्शन नंबर डी, कि वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और प्रधानमंत्री जो होता है वो भी लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। जो लोगों के द्वारा एमपी चुने जाते हैं उन्हीं के बीच में से एक प्रधानमंत्री जो होता है वो चुना जाता है। तो वो सारे के सारे जो उत्तरदायित्व तो होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रियों की परिषद दोनों संसद के सदनों के लिए जिम्मेदार होती है। नहीं जी, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकता क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा ही अनुसूचित किए जाते हैं, अनुशासित नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो यूनियन मिनिस्टर को नहीं खुद नहीं अपॉइंट कर सकता और नॉट बी रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनको रिकमेंडेड किया जाएगा तो ही वो उनको क्या कर सकते हैं, उनको विभाग दे सकते हैं, उनको नियुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर, कि खुद वो ये काम नहीं कर सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री उनको ये नहीं बताएंगे कि उनके कैबिनेट में किस किस को रखना और किसको नहीं रखना है, किसको शपथ दिलवानी है, किसको नहीं दिलवानी। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1962 में इंडो चाइना युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? जब 1962 में जो हमारे पास इंडो चाइना वॉर हुई थी उस टाइम जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? बी के कृष्ण मेनन जो थे वो भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे उस टाइम जब 1962 में युद्ध हुआ था। तो जो बी के कृष्णा मेनन थे वो भारत के क्या थे? रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मंत्रालय में जनगणना संगठन 1961 के बाद से एक स्थायी पायदान पर काम कर रहा है। तो कहा गया है कि जो हमारे पास जो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फंक्शनिंग इन द परमानेंट फुट ऑन दी सिंस 1961,
तो जो हमारे पास जनसंख्या गणना का जो संगठन है 1961 के बाद एक मंत्रालय के अंडर काम कर रहा है, तो उस मंत्रालय का क्या नाम है जिसके अंडर ये काम कर रहा है? तो होम मिनिस्ट्री। ठीक है, किसके अंडर काम कर रहा है? होम मिनिस्ट्री, जो हमारे पास होम अफेयर्स होता है उसके अंडर वो काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आर्थिक सुधार का पिता किसे कहा जाता है? जो फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो जनक है वो किसे कहा जाता है? उसके जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। क्योंकि जब हमारे पास 1921 में जो 1991 में हमारे देश पे आर्थिक संकट आया था, उसको किसके द्वारा उबारा गया था? तो किसके द्वारा उबारा गया था? मनमोहन सिंह के द्वारा उबारा गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्ती के संबंध में है? कि जो हमारे पास इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अपॉइंटमेंट और उनके डिसमिसल के बारे में बात करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो उसके बारे में बात करता है? जो अनुच्छेद 75 है वो इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रियों के आकार को प्रतिबंधित करता है? कि जो हमारे पास ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसके अनुसार जो हमारे पास जो यूनियन मिनिस्टर होता है उनको उनका जो आकार होता है उनको क्या करता है, उनके जो एरिया है उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा ये काम किया गया था? तो कौन सा है? जो 91 हमारे पास संविधान संशोधन किया गया था उसके अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारे चैनल पे जो भी नई अपडेट आती है वो तुरंत आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय में से निम्नलिखित में से कौन सा विभाग नहीं है? ठीक है जी, जो हमारे पास एचआरडी मिनिस्टर होती है, पहले इसको एचआरडी मिनिस्ट्री बोला जाता था, अब इसका जो नाम है वो फिर चेंज कर दिया है। इसको क्या बना दिया गया है? एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल दिया गया है। ठीक है जी, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल दिया गया है। तो उसके अंडर कौन सा जो है डिपार्टमेंट काम नहीं करता है? जो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन होती है वो एचआरडी के अंडर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। ये जो हमारे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंडर वो टेक्निकल जो एजुकेशन है वो उसके अंडर नहीं आती है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास भारत के मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव ला सकती है? कि भारत की मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव ला सकती है? उनके द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जा सकता है? कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो किसके द्वारा लाया जाता है? जो हमारे पास जो कैबिनेट होती है, जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सदस्यों का वे सदस्य जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं? कि जो लोकसभा के सदस्यों का वे सदस्य जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास जो प्रस्ताव होता है उसको पेश कर सकता है। ठीक है, द मेंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर्स हाउ कैन बी टेबल और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर? तो कितने जो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूव करने के लिए जो है वो कितने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पारित करने के लिए कितने बंदों का समर्थन होना जरूरी है? तो 50 लोगों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। तो ही आप लोकसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है लोकसभा में तो उसमें से क्या चाहिए जी? उसमें से आपको 50 लोगों के उस पर साइन होने चाहिए, वो आपके साथ सहमत होने चाहिए, तो ही आप लोकसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हो गया तो पहले जो लॉ मिनिस्टर थे भारत के वो कौन थे? तो पहले जो लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो भारत के पहले कानून मंत्री हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। कि इस स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वो कौन थे? तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका। उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो
चाहे वो एसएससी सीएसएचएल का हो, चाहे वो रेलवे के हो। तो उसमें ये जो सीरीज़ है ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। जिन्होंने पहले की क्लास ही नहीं देखी हुई है वो एक बार पहले वो देख ले, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।